हेलो दोस्तों, आज हम इक्विटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक स्कूल का रूल है कि जो स्टूडेंट 9 बजे के बाद आएगा उसे क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। एक दिन 2 स्टूडेंट लेट हो जाते हैं। पहला स्टूडेंट इसलिए लेट हुआ क्योंकि वो घर से ही लेट निकला था, लेकिन दूसरा स्टूडेंट रास्ते में एक इंजर्ड पर्सन की हेल्प कर रहा था, इसीलिए उसे लेट हो गया। अब अगर स्कूल दोनों स्टूडेंट को सेम पनिशमेंट दे दे तो टेक्निकली रूल तो फॉलो हो गया, लेकिन क्या ये फेयर होगा? शायद नहीं। यहीं से इक्विटी का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। लॉ जनरली फिक्स्ड रूल पर बेस्ड होता है। लॉ के पास रिटन रूल्स और प्रोसीजर होते हैं जो सब पर इक्वली अप्लाई किए जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में हर सिचुएशन सेम नहीं होती। कभी कभी लॉ को स्ट्रिक्टली अप्लाई करने से अनफेयर रिजल्ट आ सकता है। ऐसी सिचुएशंस में इक्विटी काम आती है। इक्विटी कहती है कि सिर्फ रूल्स को मत देखो, बल्कि ये भी देखो कि जस्टिस और फेयरनेस किस में है। इसीलिए इक्विटी को प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस भी कहा जाता है। तो अब बात करते हैं कि इक्विटी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। पुराने इंग्लैंड में कॉमन लॉ सिस्टम था। कॉमन लॉ जो जज बेस्ड लॉ रूल्स होते हैं उनको कहते हैं। कॉमन लॉ के रूल्स काफ़ी रिजिड और टेक्निकल थे। कई बार लोगों को इसलिए रिलीफ नहीं मिल पाता था क्योंकि उनका केस लॉ उनके स्पेसिफिक रूल्स में फिट ही नहीं बैठता था। जब लोग कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं होते थे तो वो अपनी पिटीशन फिर डायरेक्टली किंग के पास लेके जाते थे। किंग इन मैटर्स को चांसलर के पास भेज देता था। अब चांसलर सिर्फ लॉ की टेक्निकलिटीज से नहीं देखता था, बल्कि ये भी देखता था कि एक्चुअल जस्टिस किस में है। धीरे धीरे चांसलर के डिसीजन से एक अलग सेट ऑफ प्रिंसिपल डेवलप हुआ, जिसे हम आज इक्विटी के नाम से जानते हैं। अब इंडिया की बात करें। इंडिया में इंग्लैंड की तरह सेपरेट इक्विटी कोर्ट नहीं है, लेकिन इंडियन कोर्ट इक्विटी के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। जब किसी मैटर में लॉ साइलेंट हो या लॉ को स्ट्रिक्टली अप्लाई करने से इनजस्टिस हो रहा हो, तब कोर्ट जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्साइंस के प्रिंसिपल के बेसिस पर ही डिसीजन दे सकते हैं। अगर एक लाइन में इक्विटी को समझें तो इक्विटी इज ए सिस्टम ऑफ जस्टिस विच हेल्प कोर्ट अचीव फेयरनेस व्हेन द स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ लीड टू एन अनफेयर रिजल्ट्स। याद रखने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है। लॉ आस्क व्हाट डज द रूल से, मतलब लॉ का काम है वो बताना कि रूल्स क्या कह रहे हैं। इक्विटी आस्क व्हाट इज फेयर एंड जस्ट, क्या सही है उस सिचुएशन के लिए, वो इक्विटी है। इसलिए हम कहते हैं कि इक्विटी लॉ को रिप्लेस नहीं करती, बल्कि लॉ को सप्लीमेंट करती है और उसकी जो कमियां हैं उनको फिल करती है। यही इक्विटी का बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो दोस्तों, अब इक्विटी का मीनिंग समझते हैं हम। इक्विटी वर्ड लैटिन लैंग्वेज के एक वर्ड एक्यूटस से निकला है। एक्यूटस का मीनिंग होता है फेयरनेस, इक्विटी और नेचुरल जस्टिस, यानी इंसाफ और निष्पक्षता। अब सवाल आता है कि लीगल लैंग्वेज में इक्विटी का क्या मतलब होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो इक्विटी का मतलब है फेयरनेस, जस्टिस और गुड कॉन्साइंस के प्रिंसिपल को अप्लाई करना, ताकि हर व्यक्ति को सच्चा और उचित न्याय मिल सके। यानी कभी कभी लॉ के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि उन्हें एग्जैक्टली अप्लाई करने से अनफेयर रिजल्ट आ सकता है। ऐसे सिचुएशंस में इक्विटी कोर्ट्स को गाइड करती है कि सिर्फ रूल्स ही ना देखें, बल्कि ये भी देखें कि वो जस्टिस उससे मिल रहा है या नहीं। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी लॉ में एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में कोई क्लियर प्रोविजन ही नहीं दे रखा। अब अगर कोर्ट कहे कि लॉ में तो लिखा ही नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, तो शायद किसी इनोसेंट पर्सन के साथ इनजस्टिस हो जाए। ऐसे सिचुएशन में इक्विटी कोर्ट को अलाउ करती है कि वो फेयरनेस और गुड कॉन्साइंस के बेसिस पर डिसीजन दे। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, इक्विटी लॉ को रिप्लेस नहीं करती है। कई स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि इक्विटी जो है वो लॉ को रिप्लेस कर देती है। नहीं, इक्विटी का काम है इक्विटी का काम लॉ की जगह लेना नहीं है, बल्कि इक्विटी लॉ को हेल्प करता है, हेल्पर है ये लॉ का। जब लॉ सुफिशियंट हो और क्लियर आंसर दे रहा हो तब लॉ ही अप्लाई होगा, लेकिन जब लॉ साइलेंट हो, लॉ में गैप हो या लॉ को स्ट्रिक्टली अप्लाई करने से इनजस्टिस हो रहा हो, तब इक्विटी लॉ की हेल्प करती है। इसलिए हम कहते हैं इक्विटी फॉलो द लॉ बट सप्लीमेंट द लॉ वेयर नेसेसरी। ठीक है, मतलब जरूरत होगी तब वो लॉ को सपोर्ट करेगी, सप्लीमेंट है ये। मतलब जहां पे लॉ एडिक्वेट है वहां लॉ काम करेगा।
और जहां लो इनएडुकेट या साइलेंट है वहां इक्विटी जस्टिस प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी। अब जब हम इक्विटी के मीनिंग को समझ चुके हैं तो देखते हैं कि फेमस जूरिस्ट ने इक्विटी को कैसे डिफाइन किया है। स्नेल के अकॉर्डिंग इक्विटी उन रूल्स का कलेक्शन है जो लॉ के साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं और जब लॉ में कोई कमी हो तो उसे पूरा करते हैं। सिंपल वर्ड्स में इक्विटी लॉ की हेल्पर है। स्टोरी के अकॉर्डिंग इक्विटी का मतलब है फेयरनेस और कॉन्साइंस के अकॉर्डिंग जस्टिस देना, यानी सिर्फ टेक्निकल रूल्स को देखना ही काफी नहीं है बल्कि ये भी देखना है कि एक्चुअल जस्टिस किस में है। इक्विटी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वेयर देयर इज अ राइट देयर मस्ट बी अ रेमेडी। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई लीगल राइट है और उस राइट का वोलेशन होता है तो उसके पास रेमेडी या रिलीफ भी होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सिर्फ इसलिए इनजस्टिस सफर नहीं करेगा क्योंकि लॉ में उस सिचुएशन के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। इसीलिए इक्विटी को अक्सर फेयरनेस, गुड्स कॉन्साइंस, नेचुरल जस्टिस, मोरल करेक्टनेस और इक्विटी के साथ एसोसिएट किया जाता है। इंडिया में भी कोर्ट कई बार इक्विटी के प्रिंसिपल को यूज करती है, स्पेशली जब लॉ साइलेंट हो या लॉ को स्ट्रिक्टली अप्लाई करने से इनजस्टिस या डेंजर हो रहा हो। अब चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ए ने बी को एक खास जमीन बेचने का प्रॉमिस किया था और बी ने पैसे भी दे दिए थे, लेकिन बाद में ए अपनी बात से मुकर गया और जमीन ट्रांसफर करने से मना कर दिया। अब स्ट्रिक्ट लॉ के अकॉर्डिंग कोर्ट बी को सिर्फ पैसे वापस या कुछ कंपनसेशन दिलवा सकती थी, लेकिन इक्विटी कहती है कि हर चीज पैसे से रिप्लेस नहीं हो सकती। हो सकता है वो जमीन बी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो या उसकी लोकेशन यूनिक हो। इसलिए इक्विटी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोर्ट ए को ऑर्डर दे सकती है कि वो वही जमीन बी को ट्रांसफर करे। यहाँ कोर्ट ने सिर्फ लीगल रूल्स फॉलो नहीं किया बल्कि फेयरनेस और कंप्लीट जस्टिस को ध्यान में रखा। इसी वजह से ये इक्विटी का एग्जाम्पल माना जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो पता है ना क्या करना है, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। और कैसी लगी ये वीडियो, आपको समझ आई है या नहीं ये भी बताना मुझे कमेंट में लिख के। कुछ मैं इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ तो वो भी बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।